नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। देखिए, बिहार विधानसभा कार्यवाही शुरू होने से पहले एआईएमआईएम के विधायकों ने एक बार फिर से उर्दू भाषा का ये जो मुद्दा है वो उठा दिया है। दरअसल राजभाषा की मांग कर दी है। एआईएमआईएम के विधायकों ने कहा है कि उर्दू को नजरअंदाज करती है सरकार। सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं ये विधायक। इनका कहना है कि उर्दू को राजभाषा का दर्जा मिले। इतना ही नहीं, इनका ये कहना है कि उर्दू को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार पर उर्दू को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम के विधायकों ने उर्दू को राजभाषा का दर्जा देने की मांग की है और बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि सीमांचल के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरो और उन्होंने लिखा है कि उर्दू भाषा को लेकर उनका ये कहना है कि इसे नजरअंदाज करते हैं। बैनर पोस्टर के साथ आप देख सकते हैं प्रदर्शन की तस्वीरें और ये भी मुद्दा उठाया गया है कि राजभाषा का दर्जा दिया जाए उर्दू को। सभी कामों का विरोध नहीं करते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उसका समर्थन करते हैं, जो काम हम लोगों को बुरा लगता है उसका विरोध करते हैं। अब मान लिए कि यही है कि राजभाषा जो सेकेंड उर्दू है उसको समाप्त कर दिया है। उच्च विद्यालय में जो मानक होना चाहिए उर्दू को उसको समाप्त कर दिया है, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। बाकी कुछ काम उसका है जो बेहतर लगता है तो उसका समर्थन करते हैं। उर्दू भाषा को लेकर के विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। सर, क्या है उर्दू भाषा को? देखिए, उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा है। इनकलाब जिंदाबाद की भाषा है। जंग आज़ादी की मुजाहिद ज़बान उर्दू रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये ज़बान उर्दू है। ये उर्दू सिर्फ गालिब और मीर की ज़बान नहीं है, ये पंडित बिरजनायन चकबस्त की भी है, रघुपति साहे की भी है, प्रेमचंद की भी भाषा है। लेकिन न जाने क्यों बिहार की ये निकम्मी सरकार उर्दू का गला घोट रही है। आज हाई स्कूलों में मानक मंडल में उर्दू विषय के शिक्षकों को इसने गायब कर दिया है। जब हाई स्कूल में हमारे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ेंगे, अभी खबर मिल रही है कि 243 जो डिग्री कॉलेज दे रहे हैं उसमें भी उर्दू की पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आखिर राजभाषा के साथ ये खिलवाड़ क्यों है? मामला यही नहीं है, संविधानिक मामला है। संविधान में उल्लेख है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी कि अपने नागरिकों के प्राइमरी एजुकेशन का मामला उसकी मादरी जबान में दे। ये सरकार नहीं दे रही है। सरकार नहीं दे रही है और इसी को लेकर के उर्दू भाषा को लेकर के यहाँ पे एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इनके विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार क्या उर्दू भाषा को लेकर के जो मांग है इनकी उस पर निर्णय करती है या नहीं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और ये आरोप लगाया है विपक्ष ने सरकार पर कि अपराध पर काबू पाने में ये सरकार जो है वो नाकामयाब है। और जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। आज 13वां दिन है और आज भी विपक्ष जो है वो अपराध के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे सदन के बाहर हल्ला बोला है। देख सकते हैं कि अपने हाथों में जो है पोस्टर लेकर के सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और अंधी गुंगी बहरी बनी हुई है बिहार सरकार। हत्या और बलात्कार रोक पाने में लाचार है। फेल इंजन की सरकार ने दिए 3 उपहार, बलात्कार, भ्रष्टाचार और झूठा प्रचार। इस तरह से स्लोगन देकर के जो विपक्ष है वो यहाँ पे हल्ला बोल रहा है, सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहा है। और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष ने ये हल्ला बोला है और इस हल्ला बोल का असर जो है वो सदन के अंदर भी देखने को मिलेगा। ऐसे संकेत जो है वो दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देखिए किस तरह से जो विपक्ष है वो सरकार के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। आइए बात करते हैं झारखंड की। देखिए, झारखंड में यहाँ पर विधानसभा सत्र की का आज दूसरा दिन है, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हाथियों का जो मुद्दा है वो इस वक्त विधायकों ने उठाया है और काफी प्रदर्शन करते हुए विधायक दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हाथियों द्वारा मारे गए लोगों को न्याय दिलाने की मांग जो है वो की जा रही है और ये जो मुद्दा है हाथियों का, सदन के बाहर विधायक हाथ में पोस्टर लेकर के दिखाई दिए हैं। इस मुद्दे को उठाया गया है। हाथियों द्वारा मारे गए लोगों को न्याय दिलाने और हाथियों के मुद्दे को सदन में उठाने की मांग की गई है। तो सदन के बाहर
हाथियों का मुद्दा जो है वो गरमाता हुआ दिख रहा है। सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर हाथियों का मुद्दा गरमाता दिखा। तो देखिए, इन दिनों जिस तरीके से जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं और रिहायशी इलाकों में घुस करके आम लोगों पर हमला कर दे रहे हैं, घरों को तोड़ दे रहे हैं, ऐसे में आम लोग परेशान हैं। वन विभाग से लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन कई बार वन विभाग भी विफल रहा है। ऐसे में जो निर्दोष लोग हैं वो मारे गए हैं और इस बार हाथियों द्वारा मारे गए करीब लगभग 19 से 20 लोग हैं जो कि मारे गए हैं। उन्हीं के खिलाफ अभी विधायकों ने आवाज उठाया है। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने देखिए कांग्रेस पर हमला बोला है और दिलीप जायसवाल का यह कहना है कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो खत्म हो रही है और इसका कारण दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को बताया है। दिलीप जायसवाल का यह कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व के कारण ऐसा हो रहा है। राहुल गांधी पर दिलीप जायसवाल ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है पूरे देश में कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, इसका कारण है राहुल गांधी का नेतृत्व। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस का नेतृत्व करते रहेंगे कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पूरे देश के अंदर धीरे धीरे कांग्रेस भारत के नक्शे से विलोपित होता जा रहा है और इसका कारण है राहुल गांधी का नेतृत्व। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस का नेतृत्व करता रहेंगे कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सहरसा से बताया जा रहा है कि पूर्णिया के सीईओ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और इस हादसे में बताया जा रहा है कि सीईओ सहित 5 लोग घायल हुए हैं, जख्मी हो गए हैं। शादी समारोह से दरअसल सीईओ लौट रहे थे। बड़हरा कोठी अंचल के सीईओ हैं मोहन कुमार। बोरा गांव के पास में ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें सीईओ भी जख्मी हुए हैं, उनके साथ और भी जो लोग थे वो भी जख्मी हो गए हैं। तो पूर्णिया के सीईओ की गाड़ी का एक्सीडेंट, ये जो हादसा है उसमें जितने भी लोग अंदर सवार थे सभी लोग घायल हुए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता कुमार अनुभव हमारे से जुड़ रहे हैं। अनुभव, देखिए खबर ये मिल रही है कि पूर्णिया के सीईओ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए कि इस वक्त जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उनकी हालत अभी क्या है। बिल्कुल, मैं बता दूं ये पूर्णिया जिला के बड़हरा कोठी के अंचल के सीईओ है मोहन कुमार, जो सहरसा जिला के महरथा गांव के रहने वाले हैं। आज वो शादी समारोह में अर्ली सुबह लौट रहे थे अपने गांव महरथा। इसी दौरान जो है सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बौरा गांव के पास जो है सड़क हादसे में है जो है स्कॉर्पियो गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें कि 5 लोग सीईओ सहित जो मोहन कुमार सीईओ है सहित जो है 5 लोग जख्मी हो गए, जिनका तुरंत जो है वहाँ से जो स्थानीय लोगों की मदद से जो है सहरसा भेजा गया और यहाँ पे जो एक निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। हालांकि अभी जो है किसी तरह का हताहत नहीं हुआ है। सीईओ गंभीर रूप से जख्मी है, अन्य लोगों का भी इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह का ये नहीं है। कब की घटना है अनुभव? जी, एलएसयू में लगभग 4-5 बजे की घटना है। दौरान पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर घटना, ये दुर्घटना की वजह क्या है? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, इस वक्त जो खबर मिल रही है वो नोएडा से है और यहाँ पर खबर ये है कि कई स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। जी हाँ, नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देखिए, 12 से ज्यादा स्कूल हैं जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अब स्कूलों को दरअसल धमकी भरा मेल भेजा गया है। पुलिस की टीम स्कूलों में अब मौजूद है। सीबीएसई और यूपी एग्जाम के दौरान ये धमकी जो है लोगों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि काफी बच्चे जो हैं एग्जामिनेशन के लिए भी स्कूल जा रहे हैं और ऐसे में ये धमकी भरा मेल परिजनों के लिए भी काफी टेंशन बढ़ा दी है। 12 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, नोएडा के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। सीबीएसई और यूपी एग्जाम के दौरान देखिए धमकी दी गई है।
अब देखिए खबर मिल रही है मुजफ्फरपुर से, जहां बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। यहां पर देखिए स्प्रिट जो है वो बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई कहेंगे इसे। स्प्रिट माफियाओं के खिलाफ दरअसल कार्रवाई हुई है और करीब करीब 1 से ज्यादा की स्प्रिट यहां पर बताया जा रहा है कि स्प्रिट बरामद की गई है। लिक्विड यूरिया के जार में लाया गया था ताकि किसी को शक भी ना हो। खबर मिलने के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक एक ट्रक को यहां पर चेक किया, जिसकी तलाशी में 4000 लीटर स्प्रिट यहां पर बरामद किया गया है, जिसे यूरिया के जार में लाया गया था। पुलिस ने स्प्रिट के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से पहले धंधेबाजों ने भारी मात्रा में स्प्रिट को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन एक गाड़ी में ले जाई जा रही स्प्रिट की 40 जार को जब्त किया गया। बाद में गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही पर गरहा थाना पुलिस ने 131 जार स्प्रिट को बरामद किया है। हालांकि गरहा से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कफिन गांव में नदी के किनारे झाड़ी नुमा वो बसवाड़ी था, उसमें 131 जार कुल वहां से भी बरामद हुई। और ये सारी स्पीड जो इतनी बड़ी खेप बरामद हुई, ये सारा स्पीड को खपाने का कार्यक्रम इन लोगों के होली के मद्देनजर था। हालांकि इतनी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में जो भी स्पीड बरामद हुई, इससे निर्मित शराब या सेवन से किसी भी अप्रिय घटना घटने की प्रबल संभावना रहती है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, देखिए स्प्रिट माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई है और उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई है और होली से पूर्व लगातार जो है जिला प्रशासन के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम इस तरह की छापेमारी कर रही है। और मुजफ्फरपुर में गरहा और हथौड़ी थाना क्षेत्र में जो कार्रवाई हुई है, जिसमें कहीं न कहीं 4000 लीटर जो स्प्रिट बरामद किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। इस वक्त मुकेश अंबानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। South. If wisely used, I believe AI can usher in an era of superabundance, a world without poverty, and a future of prosperity for all the 8 billion people on our beautiful planet is now within sight, within reach. Friends, artificial intelligence is not just another technology. For the first time, humans are creating human-like systems that can learn, speak, analyze, move, and produce autonomously. AI is the mantra that powers every yantra or every machine and system to work faster, better, and smarter. I see AI as a modern day Akshay Patra, the legendary vessel in Mahabharat that provided endless nourishment to all. Likewise, AI offers limitless augmentation in knowledge, efficiency, and productivity. We are only at the dawn of this era. The best of AI is yet to come. Distinguished participants in this summit, today the world is debating a profound question. Will AI concentrate power in the hands of a few, or will it democratize opportunity for all? Do we act as isolated nations or as a united global family? Our polarized world stands at a fork. One path has led to a situation where AI is scarce and expensive, compute is concentrated, data is controlled, and capability is locked behind barriers of capital and geography in the global north. In this dismal scenario, inequality widens between nations, within societies, and across generations. But there is another path, a future where AI is available, affordable, and beneficial to all. As our Prime Minister said, India believes in this second future. Dear friends, from the podium of this summit today, I want to make a bold prediction. India will emerge as one of the greatest AI powers in the world in the 21st century. My confidence is validated
by an undeniable truth. In the coming decades, no country in the world can match India's strength in demography, democracy, development, digital infrastructure, data generation, AI harvest. Let me begin, as was said many times this morning, what India has achieved in the past 10 years. First, India is the world's largest mobile data consumer. Nearly 1 billion internet users, data costs among the lowest globally, and in terms of quality, there is no difference between Delhi and the remotest Indian village. Second, Aadhaar, 1.4 billion digital IDs. Third, UPI processes over 12 billion transactions monthly. Fourth, India ranks among the top 3 startup ecosystems with 100,000 startups and 100 plus unicorns. Fifth, India's secure and inclusive digital public infrastructure stack is now being adopted by countries around the globe. Friends, in all humility, I wish to state that Geo, with over 500 million loyal subscribers, was privileged to play a leading role in this transformation across broadband, 4G, 5G, and home connectivity. With equal humility, I would like to announce that Geo will play an even bigger role in India's AI transformation. Today, on behalf of the Reliance Group and Geo Intelligence, I want to make 3 announcements. Announcement 1, Geo connected India to the internet era. Geo will now connect India to the intelligence era. We will deliver intelligence to every citizen, every sector of the economy, and every facet of social development and every service of government. Geo will do so with the same reliability, quality, scale, and extreme affordability that transformed connectivity. India cannot afford to rent intelligence. Therefore, we will reduce the cost of intelligence as dramatically as we did the cost of data. Announcement 2. Geo, together with Reliance, will invest 10 lakh crores over the next 7 years, starting this year. This is not speculative investment. It is not for chasing valuation. This is patient, disciplined, nation-building capital designed to create durable economic value and strategic resilience for decades to come. Distinguished participants, the biggest constraint in AI today is not talent or imagination. It is scarcity and high cost of compute. Therefore, here is my third announcement. Geo Intelligence will build India's sovereign compute infrastructure through 3 bold initiatives. 1, gigawatt scale data centers. We already started construction on multi-gigawatt AI-ready data centers at Jamnagar. Over 120 megawatts will come online in the second half of 2026 this year, and a clear path to gigawatt scale compute for training and large scale inference. 2, our green energy advantage. We have an in-house energy advantage with up to 10 gigawatts of ready green power, surplus anchored by solar in both Kutch and Andhra Pradesh. 3, a nationwide edge compute. An edge compute layer deeply integrated with Geo's network will make intelligence responsive, low latency, and affordable, close to where Indians live, learn, and work. From Kirana stores to clinics, from classrooms to farms, intelligence will live at the edge. Our resolve is clear. Make intelligence as ubiquitous as connectivity. When compute becomes infrastructure, innovation will become inevitable. Friends,
Geointelligence is guided by 5 non-negotiable principles. First, AI for India's deep tech and advanced manufacturing leadership, reaching not just large enterprises, but agriculture, small businesses, and the informal sector. Geointelligence will not simply be a search or an ask tool. It will primarily be a resource for multiplying productivity and efficiency. Second, world-leading multilingual AI capability across all Indian languages. When farmers and artisans speak to AI in their own words and students learn in their own mother tongue, this is not convenience, this is inclusion. Geo AI भारत की भाषा में बोलेगा, भारत की संस्कृति में फूलेगा और भारत की मिट्टी में फलेगा. Third, responsibility, security, data residency, and trust as Geo's core guarantees, not afterthought. Fourth, we will prove that AI does not take away jobs. Rather, it will create new high-skill work opportunities. And fifth, the AI story has shifted from who has the best model to who can build the strongest ecosystem for speed and scale of usage. Therefore, we will build deep partnership ecosystem with Indian enterprises, startups, IIT, IISC, and research institutions. We will work shoulder to shoulder with India's leading industrial groups to embed AI across manufacturing, logistics, energy, finance, retail, agriculture, and healthcare. We will empower startups with affordable compute and co-development platforms. We will aspire to produce global breakthroughs in compute architecture, foundation models, and energy efficiency, designed in India, rooted in our values, powered by our talent, and scaled for humanity. And we will partner with the very best tech companies in the world, not as importers of intelligence, but as co-architects of a new AI century. Dear friends, I believe that social relevance, not momentary craze, should drive AI growth in India. Geo has already started AI applications for the most pressing challenges in inclusive development. In education, we have Geo Shikshak, an adaptive AI teaching assistant in 22 languages. When 250 million school children and 50 million students in higher education are empowered by AI teachers, no power on earth can match India's talent wealth. In healthcare, Geo Arogya AI delivering first medical guidance in under 5 minutes in local languages on any phone. In agriculture, Geokrishi, converting satellite imagery and precision weather into simple voice-first advice to 140 million farmers to help improve their income. In everyday life, Geo Bharat IQ, a voice-first AI companion helping Indians learn, earn, and access government services at Bharat scale. From wearables to fully connected homes, Geo Frames, an AI glass device, and next generation AI devices will make intelligence truly ambient, as effortless and as natural as human conversations. Through Geo Hotstar, AI will multiply Indian creativity with multilingual storytelling. We will popularize India's rich cultural heritage with futuristic technology, enhancing India's soft power globally. Friends, this inaugural Global AI Impact Summit in India has received a massive response. What does that show? It shows that AI is now becoming a people's movement worldwide. The success of this movement hinges critically on global cooperation and not polarization. Be it chips or rare earths, AI works its magic through sharing, not hoarding, through collaborations, not conflicts. The unique strength of India
is that India serves as the vital bridge connecting the global south and the global north. After all, south or north, east or west, all of us have only one earth, one family, and one future. Today, at this summit, let us all pledge to transform this noble aspiration into reality using the most powerful gift of the human mind, AI. Let us combine intelligence with empathy and let us build a better future for all. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, Mr. Mukesh Dhirubhai Ambani, for your strong belief in India's capabilities and also for being at the forefront of India's AI revolution. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for Mr. Ambani. तो दिल्ली में टेक दिग्गजों का ये महाजुटान यहाँ पर और भारत मंडपम में एआई समिट हो रहा है, और जहाँ पर आप सुन रहे थे मुकेश अंबानी को, जिन्होंने एआई की जो संभावना है वो किस हद तक आगे जा सकती है इस पर उन्होंने बात की। इतना ही नहीं, जियो की तरफ से क्या कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस पर भी उन्होंने बात की है, और कई सारे उन्होंने अनाउंसमेंट्स भी किए हैं। तो भारत मंडपम में टेक दिग्गजों का ये महाजुटान, जिसमें कई बड़े दिग्गज जुटे हुए हैं।